गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स की जो नेक्स्ट टॉपिक्स होते हैं उन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है कांस्टेंट्स। जब हम कांस्टेंट्स जानेंगे तभी डिग्री ऑफ फ्रीडम को जान पाएंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जब जानेंगे तभी हम कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को जान पाएंगे। और कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को जब हम जान पाएंगे उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। इसका मतलब यह है कि हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत ही कांस्टेंट से होती है। अगर एक आदमी, एक स्टूडेंट्स अगर क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसे कांस्टेंट पढ़नी चाहिए, सबसे पहले कांस्टेंट्स पढ़नी चाहिए। इसलिए आज मैं क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं और आपको कांस्टेंट्स बताऊंगा। ओके। और कांस्टेंट्स क्लासिकल मैकेनिक्स की इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होती हैं, सेट, जेआरएफ, नेट जेआरएफ जो होती है, जैम, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होती है वहां पे कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आती हैं। इसलिए हम आज कांस्टेंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कांस्टेंट्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, समझेंगे। इसके बाद फिर कांस्टेंट्स की कितनी टाइप है, फिर उन टाइप्स को समझेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे। किसी भी इक्वेशन अगर कोई दे दे तो और बोले कि इसमें कौन सी कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम में, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें ये पहचानने आना चाहिए कि ये कौन सी कांस्टेंट्स है। ठीक है। कांस्टेंट्स मतलब होता है प्रतिबंध, लिमिटेशंस। किसी की मोशन में लिमिटेशन लगाना ही क्या कहलाती है, कांस्टेंट्स कहलाती है। तो देखिए, हम क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करे हैं और इसमें हम कांस्टेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो कांस्टेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कांस्टेंट्स होता क्या है। तो कांस्टेंट्स क्या होता है, देखो, द लिमिटेशन ऑन द मोशन, द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स और द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसकी मोशन में हमने लिमिटेशन लगा दी है तो उसकी ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट्स बोलेंगे। कि उसकी मोशन में क्या लगी हुई है, कांस्टेंट्स लगी हुई है, प्रतिबंध लगी हुई है कि आपकी मोशन यहीं तक लिमिट है, इससे आगे आप नहीं जा सकते, इससे पीछे नहीं जा सकते, बस यहीं पे बाउंड हो। तो इस तरीके की किसी सिस्टम की या फिर किसी पार्टिकल्स की मोशंस को हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट्स मोशन है, मतलब वहां पे कांस्टेंट्स लगी हुई है। आई होप आपको कांस्टेंट्स समझ में आ गए। कांस्टेंट्स की जो डेफिनेशन है समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू कांस्टेंट्स की डेफिनेशन को मैं समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, मान लो यहाँ पे एक कील ठोका हुआ है और इस कील में एक रस्सी बंधी हुई है, एक रस्सी बंधी हुई है जिसकी लेंथ फिक्स है, और यहाँ पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, घोड़ा बंधा हुआ है। अब घोड़ा क्या है, पार्टिकल है। हम सपोज कर लेते हैं कि घोड़ा क्या है, पार्टिकल है, जो हॉर्स है वो पार्टिकल है। अब होगा ये कि जितनी इस रोप की जो रस्सी है आपने लिया है उसकी जितनी लेंथ होगी वहीं तक की, मतलब वहीं, मान लो ये जो रोप है उसको अगर मैं रेडियस मान लूं तो इस रोप की रेडियस के बराबर जितनी एरिया कवर होगा उतनी एरिया के अंदर में जितनी घास होंगी उसे ही आपका घोड़ा चर पाएगा। इससे बाहर वाली घास को कतई नहीं चर पाएगा, क्योंकि इसकी मोशन में हमने लिमिट लगा दिया है, लिमिटेशन लगा दिया है, मतलब रस्सी को फिक्स कर दिया है। इसलिए इस टाइप की जो इसकी मोशन है, इसकी मोशन में हमने लिमिटेशन लगाया हुआ है, चाह के भी इधर नहीं जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में ही वो घास चर सकता है। तो इसकी ऐसे मोशन को हम कांस्टेंट्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट्स। ठीक है। आई होप आपको कांस्टेंट्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब अगर कांस्टेंट्स की डेफिनेशन समझ में आ गई है तो हम देखेंगे कांस्टेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, देयर आर द फॉलोइंग कांस्टेंट्स। पहला क्या होती है, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स। सेकेंड वन क्या होती है, रियोनोमिक एंड स्केलेरोनोमिक कांस्टेंट्स, रियोनोमिक एंड स्केलेरोनोमिक कांस्टेंट्स। तीसरा क्या होता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव कांस्टेंट्स। और फोर्थ वन होता है बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल कांस्टेंट्स। एक एक करके हम चारों को समझेंगे, एक एक करके चारों को समझ। सबसे पहले अब हम चलते हैं होलोनोमिक कांस्टेंट्स को समझते हैं और नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स को समझते हैं, ये क्या होता है। देखिए, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स, उसमें से पहला देखते हैं हम होलोनोमिक कांस्टेंट्स क्या होती है। मान लो आपके पास एक सिस्टम है, मान लो आपके पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम
M1, M2, M3 ऐसे मास रखने वाले पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। मान लो ये सिस्टम कैसे बना हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, और पहले पार्टिकल्स की जो मास है M1 है, दूसरे पार्टिकल की मास क्या है M2 है, तीसरे पार्टिकल की मास क्या है M3, और जो nth पार्टिकल है उसकी मास क्या है Mn है, ऐसा है। और हम मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम t पर इस मास M1 रखने वाला जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन R1 है, M2 मास रखने वाली की पोजीशन R2 है, M3 मास रखने वाली पार्टिकल की पोजीशन R3 है, Mn मास रखने वाली पार्टिकल की पोजीशन Rn है। ऐसा अगर मैं मान लेता हूं तो मैं होलोनोमिक कांस्टेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखो यहां से देखिए, जैसे होलोनोमिक कांस्टेंट्स में हम क्या देख रहे हैं, लेट R1 R2 up to Rn are the position vector of masses M1 M2 M3 up to Mn at time t of system, then this condition of system can be expressed as this form: function of R1 R2 R3 up to Rn and time। जब ऐसा कोई हम फंक्शन क्रिएट कर पाते हैं जो होती है पोजीशन वेक्टर और टाइम की फंक्शन होती है, और उसे सॉल्व करने पर इक्वल टू 0 आ जाती है, ऐसा अगर इक्वेशन हम क्रिएट कर पाते हैं तो उसे हम कहते हैं होलोनोमिक कांस्टेंट्स है। अगर ऐसे में नहीं समझ में आता है तो आप इस डायग्राम को देखो, जैसे M1 पार्टिकल, जो एक पार्टिकल मास M1 की है, एक पार्टिकल है जिसकी मास M1 है जिसकी पोजीशन R1 है, M2 एक पार्टिकल है जिसकी मास M2 है और पोजीशन R2 है, एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी मास Mn है और पोजीशन Rn है। मतलब ऐसे मास रखने वाले पार्टिकल से मिलकर ये सिस्टम बना हुआ है मान लो, और किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन मान लो उस सिस्टम की M1 मास रखने वाले पार्टिकल की पोजीशन R1 है, M2 मास रखने वाली पार्टिकल की मास पोजीशन R2 है, एंड Mn मास रखने वाली पार्टिकल की पोजीशन Rn है, और सब की टाइम एक ही है क्योंकि उसी सिस्टम की ये सब आइटम्स है ना। तो इस तरीके से पोजीशन और टाइम की जो फंक्शन बनेगी वो इक्वल टू 0, अगर ऐसा हम क्रिएट कर पाते हैं तो होलोनोमिक कांस्टेंट्स होगी। अगर ऐसे में नहीं समझ में आता तो एक तरीके से और समझो, दिस शोज दैट द कांस्टेंट्स इज होलोनोमिक एंड these constants are independent from velocity। this is important point। देखना एक ऐसा कांस्टेंट्स जो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट हो, इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। होलोनोमिक कांस्टेंट्स और फंक्शन बनाने वाला अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे एक स्फेरिकल पाथ है, एक स्फेरिकल पाथ है जिसमें m द्रव्यमान मतलब m मास रखने वाला कोई पार्टिकल है जिसकी मास m है, और उसकी रेडियस हमने फिक्स कर लिया, मान लो r रेडियस है उसकी और फिक्स हमने कर दिया। हमने उसकी मोशन में बाउंडेशन डाल दिया, लिमिटेशन डाल दिया, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, मतलब उसकी रेडियस में हमने कांस्टेंट डाला हुआ है। अब हुआ है कि जब ये मोशन करेगा तो इसी स्फेरिकल पाथ पर मोशन करेगा, इससे आगे नहीं बढ़ सकता ना, इस जितनी रेडियस है उसी रेडियस की पाथ पे वो क्या करेगा, मोशन करेगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। और दूसरी बात, इसकी वेलोसिटी आप कितना भी बढ़ा दो लेकिन इसकी पाथ यही रहेगी, स्फेरिकल पाथ। ये मास m जो रखने वाला पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ इस स्फेरिकल पाथ में ही मोशन करेगा। ड्यूरिंग द मोशन ये क्या करेगा, इस स्फेरिकल पाथ को लीव करके बाहर नहीं जा सकता, चाहे इसकी वेलोसिटी आप कितना भी कम ज्यादा कर दो, ये ड्यूरिंग द मोशन क्या करेगा, अपनी पाथ को छोड़ के नहीं जा सकता। सरफेस को जिस सरफेस पे वो मोशन करता है उस सरफेस को लीव नहीं कर सकता। अगर ऐसी कंडीशन आपकी बन जाती है तो आप कहना कि वहां पे कौन से कॉन्स्टेंट्स है, होलोनोमिक कांस्टेंट्स है। आई होप होलोनोमिक कांस्टेंट्स यहां से आपको भली भांति समझ में आया होगा। पहला बात, वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगी। दूसरी बात, वो जिस सरफेस पर मोशन करेगा पार्टिकल उस सरफेस को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, लीव नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड होलोनोमिक कांस्टेंट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा चलते हैं नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स की तरफ। देखो जिसको मैंने बताया वो लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, देन दिस रेडियस इज कॉल्ड होलोनोमिक कांस्टेंट बिकॉज r इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द मोशन। देखो ये स्फेरिकल पाथ भी मोशन करने के लिए कांस्टेंट्स है क्योंकि r फिक्स है, और ये ड्यूरिंग द मोशन ये क्या करेगा, लीव नहीं करेगा। होलोनोमिक कांस्टेंट समझने का एक ट्रिक है मेरे पास, उस ट्रिक को देखो क्या कहता है, इफ पार्टिकल डज नॉट लीव द सरफेस ड्यूरिंग द मोशन देन दिस मोशन
कंटेन हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स। देखिए इस ट्रिक को हमेशा याद रखना। अगर फंक्शन बनाते आपको नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा ट्रिक याद रख लो कि ड्यूरिंग द मोशन वो क्या करेगा, सरफेस को लीव करके नहीं जाएगा। ऐसे कांस्टेंट्स को हम कहेंगे हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स। अब दूसरे में आ जाते हैं, नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स में आ जाते हैं। नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स उसे कहेंगे जब देखो जाहिर सी बात है, हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स हमने जान लिया। कोई भी प्रॉब्लम आपको कोई देता है और कहेगा कि इसमें कौन से कांस्टेंट्स है, सबसे पहले आप हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स लगाओगे। हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स लगाने का क्या तरीका कि ड्यूरिंग द मोशन वो जिस सरफेस में मोशन कर रहा है उससे लीव नहीं करनी चाहिए और वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये चेक करोगे। अगर वो उसमें फिट नहीं होता है तो आप जान जाओगे कि वो नॉन हॉलोनोमिक है। अगर हॉलोनोमिक आप पहचानना जानते हो और हॉलोनोमिक वो प्रॉब्लम में नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो नॉन हॉलोनोमिक होगा। दैट इज सिंपल। ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी है, इफ द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड एज हॉलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स देन द कॉन्स्टेंट्स इज नॉन हॉलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स। अब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर जो थी और टाइम की जो फंक्शन आप बनाओगे वो ग्रेटर और लेस देन जीरो आएगा। ग्रेटर और लेस देन जीरो आएगा, या तो ग्रेटर देन जीरो आएगा या लेस देन जीरो आएगा। अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखता हूं कि एक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस रेडियस आर की सरफेस पर, स्फेरिकल सरफेस पर मोशन करने के लिए बाउंड है। ठीक है, इस आर रेडियस रखने वाली स्फीयर पर बाउंड है कौन, गैस के मॉलिक्यूल्स। तो मैं मानता हूं कि गैस की जो मॉलिक्यूल्स होगी वो इस रेडियस पर भी मोशन कर सकती है। R1 रेडियस पर जो इसकी पाथ है होगी, हो सकता है वो R2 रेडियस पर मोशन कर सके, हो सकता है वो R3 रेडियस पर मोशन करे, अपनी रेडियस चेंज कर सकता है वो। तो देखो यहाँ पे इसकी मोशन पे कांस्टेंट्स तो है कि इस पाथ से वो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अपनी रेडियस वो चेंज कर सकता है, अपनी रेडियस वो चेंज कर सकता है। हो सकता है कि जो उसकी रेडियस है वो आर के बराबर हो जाए, इसका मतलब जो आर है वो ग्रेटर आर इक्वल टू आर हो सकता है। देखो सॉरी, आर लेस आर इक्वल टू, और लेस आर इक्वल टू हो सकता है। आर लेस आर इक्वल टू, आर छोटा हो सकता है आर से, या फिर बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब आर लेस आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट्स तो है कि इससे बाहर नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अपनी ड्यूरिंग द मोशन वो क्या करेगा, अपनी सरफेस को छोड़ सकता है। मान लो अभी इस सरफेस पे चल रहा था जो R1 रेडियस पे था, अब इस सरफेस को छोड़ के ए वाली सरफेस पे आ गया, अपनी सरफेस को छोड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो कांस्टेंट्स होगी वो नॉन हॉलोनोमिक होगी, क्योंकि हॉलोनोमिक यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वो सरफेस को छोड़ रहा है। देखो जिसे मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा है, इफ गैस मॉलिक्यूल्स बाउंड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर देन द पोजीशन ऑफ एवरी मॉलिक्यूल्स आर लेस आर इक्वल टू आर। ये हमने जो डायग्राम बताया वही है। दिस बाउंडेशन इज द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ गैस द मॉलिक्यूल्स। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, द मोशन ऑफ रोलिंग डिस्क विदाउट स्लाइडिंग ड्यूरिंग दिस मोशन। हम एक डिस्क लेते हैं जो रोल कर रहा है, किसी सरफेस पर रोल कर रहा है, लेकिन स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि अगर ये रोल कर रहा है तो इसकी फ्रिक्शन फोर्स जो होगी इसे आगे बढ़ाने के लिए काम आएगी। दूसरी बात, इसकी वेट की वजह से mg लगेगी नीचे की तरफ। अगर mg ज्यादा होता तो ये सरफेस को छोड़ नहीं सकता था। ये देखो इस सरफेस पे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब इस सरफेस को छोड़ के यहाँ चला गया। और मैंने क्या बोला था, हॉलोनोमिक में वो सरफेस को जिसमें मोशन करेगा उसे छोड़ के नहीं जाएगा, लीव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन है जो आपकी mg जो लग रही है नीचे की तरफ, उससे mg वाली जो फोर्स है लेस देन है fr से, मतलब fr इज फ्रिक्शन फोर्स। तो इसलिए क्या कर रहा है, इस पोजीशन को छोड़ के इस पोजीशन पर, कुछ देर में इस पोजीशन को छोड़ के इस पोजीशन पे चला जा रहा है। इसका मतलब इसका ट्रिक क्या है, इफ पार्टिकल लीव इट्स सरफेस ड्यूरिंग द मोशन, अगर वो लीव कर दे रहा है, बाउंडेशन तो है लेकिन लीव कर दे रहा है, उस टाइम हम कहेंगे नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स है। आई होप आप इन दोनों एग्जांपल से आप समझ गए कि नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स क्या होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं तीसरे कांस्टेंट्स की तरफ। अब हम देखते हैं रियोनोमिक एंड स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट्स। तो रियोनोमिक कांस्टेंट्स देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द सिस्टम कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटली लिखा है, एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम, इसका मतलब होता है देन दे आर कॉल्ड रियोनोमिक कांस्टेंट्स। रियोनोमिक कांस्टेंट मतलब उस फंक्शन की टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा तो नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स वो फंक्शन है टाइम की, तो उसकी डिफरेंशिएशन जीरो कभी आ नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, रियोनोमिक कांस्टेंट्स को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। मान लो हमारे पास एक
पेंडुलम है, मान लो हमारे पास एक पेंडुलम है और हम देखते हैं सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ हम मान लेते हैं L+X है, ठीक है, L+X है। कुछ टाइम जैसे मोशन करेगा, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, सिंपल पेंडुलम है तो ऐसा मोशन करेगा, तो हम देखेंगे कि इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, एक्चुअल लेंथ क्या है, L है, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग टाइप से लगी हुई है, इसका मतलब X चेंज होगी। हो सकता है एक बार X बढ़ जाए, कम हो जाए, इसका मतलब टोटल जो लेंथ कैपिटल L आएगा वो L+X के एडिशन के बराबर आएगा। मतलब इधर आएगा, देखो यहाँ इधर आएगा तो फिर वो टेंशन फोर्स के द्वारा क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे जो टाइम है उस टाइम पे इसकी लेंथ कुछ दूसरी रहेगी, यहाँ पे कुछ दूसरी लेंथ रहेगी, यहाँ पे कुछ दूसरी लेंथ रहेगी, मतलब उसकी लेंथ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो देखो टाइम पे एक्सप्लिसिटली क्या कर रहा है, एक्सप्लिसिटली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जो सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ थी वो लेंथ L वो बदल जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, किस पे बेस्ड, टाइम पे बेस पे, टाइम के बेस पे क्या हो जा रहा है, उसकी लेंथ चेंज हो जा रही है। ऐसे जो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, मान लो T सेकेंड पे वो इतनी 5 सेंटीमीटर है, हो सकता है कि T+Δt टाइम पर वो क्या हो जाए 6 सेंटीमीटर हो जाए, फिर और आगे जो दूसरी टाइम पे वो क्या हो जाए 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, वो बढ़ भी सकती है। मतलब टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम जैसे जैसे चेंज हो रही है उसकी लेंथ वैसे वैसे चेंज हो जा रही है। तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स को क्या कहेंगे, देखो ये जो मास m की पार्टिकल है वो मोशन तो करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ जहां तक चेंज होगी। ऐसा तो नहीं है कि यहां से बाहर चला जाएगा, नहीं जाएगा, जितना भी लंबा हो सकेगा, लेकिन रहेगा इसी के साथ ज्वाइंट, ठीक है, सिंपल पेंडुलम ही रहेगी, ठीक है, इससे बाहर ही नहीं जा पाएगा। मतलब कॉन्स्टेंट्स तो है, लेकिन कौन सी कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे है, रेयोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। रेयोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स को समझते हैं यहाँ पे, देखो उसी डायग्राम को, सिंपल पेंडुलम विथ वेरिएबल लेंथ मतलब चेंज होगी। इन दिस प्रॉब्लम द लेंथ ऑफ द पेंडुलम विच इज कॉन्स्टेंट्स, उसकी लेंथ को ही हमने कॉन्स्टेंट्स कहा जहां पे लिमिट लगाया है, लिमिटेशन, तो चेंज विथ टाइम ड्यूरिंग द मोशन के दौरान वो क्या कर रहा है, टाइम जैसे जैसे बीत रही है वैसे वैसे उसकी लेंथ भी चेंज हो जा रही है, लेकिन इसे छोड़ के तो नहीं जा रही है ना, इसका मतलब कांस्टेंट्स है इसके लेंथ पे। तो ऐसे कांस्टेंट्स को हम कहेंगे रियोनॉमिक कांस्टेंट्स। ये बात याद रखना, जो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड करेगा, टाइम की चेंज होने से उसकी पोजीशन में चेंजेस आएगी, मतलब वो लीप तो नहीं करेगा, कांस्टेंट्स तो रहेगी, लेकिन टाइम पे डिपेंड करेगी, ऐसे को हम कहेंगे रियोनॉमिक कांस्टेंट्स। ओके, आई होप आपने समझ लिया रियोनॉमिक कांस्टेंट्स। अब आते हैं स्केलरोनॉमिक कांस्टेंट्स। अब देखिए स्केलरोनॉमिक कांस्टेंट में हम देखते हैं, स्केलरोनॉमिक कांस्टेंट में मान लो एक सिंपल पेंडुलम मैं लेता हूँ, फिर से सिंपल पेंडुलम लेता हूँ, लेकिन वेरिएबल लेंथ के साथ नहीं लेता हूँ, कांस्टेंट लेंथ के साथ लेता हूँ। इसकी लेंथ कितनी है, L है। अब देखो यहाँ पे एक पार्टिकल मास m की है जो मोशन करेगा, इस पाथ पे ऐसे मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अब ए मोशन करेगा तो उस टाइम आप देखिएगा कि इसकी जो लेंथ होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। मान लो यहाँ पे कोई टाइम है, उस टाइम पे देखोगे लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे देखोगे वो तब भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे देखोगे तब भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे देखोगे तब भी 5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब जो है मॉड ऑफ r इज इक्वल टू L, मतलब उसकी जो रेडियस है वही उसकी लेंथ है, उसकी जो रेडियस है वही उसकी लेंथ है। तो ऐसा सिंपल पेंडुलम से हम आप समझ सकते हैं कि स्केलरोनॉमिक कांस्टेंट क्या होती है, मतलब उसकी लेंथ जो है फिक्स है, रेडियस के बराबर ही है। मतलब ये है कि वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, इस टाइम पर जो थी लेंथ वही इस टाइम पर है, वही इस टाइम पर है, सभी लेंथ सेम है, मतलब टाइम पर टी पर डिपेंड नहीं कर रही। एक्सप्लिसिटली क्या कर रही है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। जब एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, ऐसे कांस्टेंट्स को हम कहेंगे स्केलरोनॉमिक कांस्टेंट। ओके, आई होप आप इसे भी समझ लिए होंगे। आप देखो नोट्स के लिए आप इसे देख लो, नोट्स अपनी बना लेना यहाँ से। If the constants are independent from time, then they are called scaleronomic constants, and these constants does not contain time explicitly. Okay, मतलब अब अगर टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहे तो ऐसे फंक्शन को हम टिप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं सिंपल पेंडुलम जो मैंने समझाया सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे थीटा तो चेंज हो रही है, लेकिन लेंथ आपकी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। लेंथ पे लिमिटेशन लगी हुई है कि आपकी लेंथ इतनी फिक्स रहेगी। ओके, आई होप आपने इसे भी समझ लिया। आगे चलते हैं थर्ड जो कांस्टेंट है,
थर्ड बहुत ही सिंपल है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव कांस्टेंट्स होती है। देखो कंजर्वेटिव कांस्टेंट्स को देख लेते हैं क्या होती है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द मोशन। इन दिस कांस्टेंट्स द कांस्टेंट फोर्स डू नॉट हैविंग एनी वर्क। कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो कंजर्व्ड होगी, और इन दिस कांस्टेंट्स द कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट भाई किसी पे लिमिटेशन लगाए हो तो कुछ कोई रोक के रखा होगा ना। जैसे मान लो मैं टीचर हूं, आप क्लासरूम में बैठे हो, जब मैं आऊंगा तो आप मेरे वजह से आप बाउंड हो जाते हो ना। जब तक मैं उस क्लास में रहता हूं तब तक आप वहां से बाहर नहीं जा पाते हो। जब भी जाओगे तो हमें पूछ के जाओगे, या फिर मैं नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाओगे। तो वहां पे क्या होगी, आपके ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगी हुई है ना, तो एक फोर्स काम कर रही है। तो फोर्स तो कांस्टेंट्स पे काम करेगी ही करेगी। तो उस टाइम दो टाइप की कांस्टेंट्स फोर्स काम करेगी, एक कंजर्वेटिव होगी और एक नॉन कंजर्वेटिव होगी। तो ये कहता है कि इन दिस कांस्टेंट्स द कांस्टेंट फोर्स डू नॉट हैविंग एनी वर्क। वो कांस्टेंट फोर्स कोई काम नहीं करता है, रहता तो है लेकिन कोई काम नहीं करता है, कोई वर्क नहीं करता है। तो ऐसे कांस्टेंट्स को हम कहेंगे कंजर्वेटिव कांस्टेंट्स। दूसरा देख लेते हैं, इफ द कांस्टेंट फोर्स डज एनी वर्क then the total mechanical energy not conserved, then the constants is called, sorry ये नहीं है, यहां है, then the constant is called dissipative constant। dissipative constants को ही हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव कांस्टेंट्स। यहाँ पे नोट के तौर पे क्या है, नॉर्मली टाइम डिपेंडेंट एंड रियोनॉमिक कांस्टेंट्स आर डिसिपेटिव कांस्टेंट। पीछे हम जो बताए हैं कि टाइम पे डिपेंड करेगी वो वाली कांस्टेंट्स और रियोनॉमिक कांस्टेंट जो होती है, ये दोनों नॉन कंजर्वेटिव कांस्टेंट्स में आती हैं। ओके, ये आप याद रखना। अब हम आते हैं बायलेटरल एंड यूनिलेटरल कांस्टेंट्स को समझते हैं। बायलेटरल कांस्टेंट्स क्या होती है, यूनिलेटरल कांस्टेंट्स क्या होती है। देखो बायलेटरल कांस्टेंट क्या होती है, इफ द सिस्टम इज मूविंग इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आपकी सिस्टम फॉरवर्ड जा रही है फिर बैकवर्ड आ रही है, ठीक है, ऐसा मोशन करती है तो उसे कहते हैं बायलेटरल। बायलेटरल, बाई मतलब दो दिशाओं में वो मोशन करेगा। आपकी सिस्टम क्या करेगा, कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन एक बार फॉरवर्ड जाएगी, एक बार रिवर्स आएगी, मतलब बैकवर्ड आएगी। ऐसा अगर मोशन करता है और उस पर कांस्टेंट लगी हुई है तो ऐसा कांस्टेंट कहेगा कि बायलेटरल कांस्टेंट्स। ओके, दूसरी बात यूनिलेटरल कांस्टेंट, उसकी जस्ट अपोजिट, इफ द सिस्टम इज मूविंग ओनली इन वन डायरेक्शन देन द कांस्टेंट इज यूनिलेटरल कांस्टेंट। वेरी सिंपल, जो फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड आएगा उसे हम कहेंगे बायलेटरल, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे जाएगा, या तो बैकवर्ड जाएगा या तो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा, उसे हम कहेंगे यूनिलेटरल कांस्टेंट। आई होप कांस्टेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब कांस्टेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कांस्टेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है कांस्टेंट्स इन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी आप जानते हो, जिसमें एटम्स एकदम पास हो और उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बिटवीन एटम्स होती हैं उनमें स्ट्रांगली हो, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ऐसा रिजिड बॉडी है, उसमें कांस्टेंट रिजिड बॉडी में कौन सा कांस्टेंट होगा, होलोनोमिक एंड रियोनोमिक होगा, नॉन होलोमिक एंड रियोनोमिक होगा, या होलोनोमिक एंड स्क्लेरोनोमिक होगा, या होलोनोमिक एंड स्क्लेरोनोमिक होगा। आप सबको जानते हैं होलोनोमिक कैसे पहचानते हैं, रियोनोमिक कैसे पहचानते हैं, नॉन होलोनोमिक कैसे पहचानते हैं, स्क्लेरोनोमिक कैसे पहचानते हैं। अब पहचानना आप जानते हो, रिजिड बॉडी में कौन सी कांस्टेंट्स लग सकती है। आप सोचो और वीडियो को पॉज करके आंसर बताओ। अब देखो इसकी आंसर क्या है, सी होलोनोमिक भी है और स्क्लेरोनोमिक भी है। रिजिड बॉडी में क्या है, होलोनोमिक है, स्क्लेरोनोमिक है। अब आप वीडियो में पीछे जाके देख लो होलोनोमिक कैसे पहचानते हैं, स्क्लेरोनोमिक कैसे पहचानते हैं, रिजिड बॉडी में कैसे आया। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताइए कि ये समझ में नहीं आया, तो हम फिर से एक वीडियो बना देंगे कि रिजिड बॉडी में कैसे ये दोनों आए, होलोनोमिक और स्क्लेरोनोमिक दोनों कांस्टेंट्स कैसे आया। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन देख लो, द कांस्टेंट्स ऑन अ बीड on a uniformly rotating wire in a force free space, जहां पे फोर्स एक्टिंग नहीं है, ऐसा एक बीड है जो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर में है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, रियोनोमस, स्क्लेरोनोमस, ए एंड बी, एंड डी में है नॉन। अब कौन सा आएगा, वीडियो को पॉज करो और बताओ। पॉज नहीं भी करोगे तो मैंने आंसर पे पेन रख दिया है। अब देखो ऑप्शन ए रियोनोमस होगा।
कि मतलब रियोनॉमिक कांस्टेंट्स होगी इसमें। अब ये कैसे अगर रियोनॉमिक आप तो जानिएगा कैसे होता है। अब देखो कि जो बीड है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर है इन फोर्स फ्री स्पेस, तो उस टाइम उसमें रियोनॉमिक क्यों लगा आप सोचो, और पीछे वीडियो में जाके देखो कि चारों जो कांस्टेंट्स मैंने बताया है कांस्टेंट्स कैसे पहचानते हैं, इसके बाद समझ में आ जाएगी। नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और बहुत सारे इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और अभी के लिए बाय, थैंक यू।